नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पूनम होम साइंस क्लासेस पे, जहां हम यूपी के भावी दरोगाओं की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। और ये समय भी है, अब आपका बिल्कुल एग्ज़ाम सिर पे ही है और ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करने के, ताकि आपको ये पता चले कि इतने दिनों की तैयारी में अभी हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कमज़ोर रह गया है, कहाँ हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप लोग मॉक टेस्ट और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। और साथ साथ फ़िज़िकल की भी तैयारी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद पता नहीं कितना टाइम दें ना दें, तैयारी हो पाए ना हो पाए। तो बेहतर है कि आप लोग अभी से इसको अपनी हैबिट बना लें, डेली सुबह रनिंग करने ज़रूर जाएं। और चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना सेशन, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सामान्य हिंदी से रिलेटेड, और जी के जीएस के पोर्शंस जो हैं वो 40 क्वेश्चंस सामान्य हिंदी के, और बाकी 40 क्वेश्चन ही जो जीएस से आते हैं, जिसमें आपकी मूल विधि, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ शामिल होती है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, जहां आपके लिए लेके आया हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। दोस्तों, कई जगह ऐसा भी होता है कि जहां प्रीवियस ईयर के नाम पे कुछ भी चिपका दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को प्रूफ के तौर पे मैं उस पेपर के ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, और वहीं से मैंने पीडीएफ बना के तैयार की है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आपको कुछ भी दिया जा रहा है प्रीवियस ईयर के नाम पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हिंदी के पोर्शन को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है हमारा, इनमें से किस राज्य की मुख्य राज्यभाषा हिंदी नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, और इसमें जो करेक्ट वाला ऑप्शन है आपका वो है असम, क्योंकि असम की जो राज्य भाषा है वो हिंदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी भोजपुरी नहीं आती है। दोस्तों, इस वीडियो के पीछे मुख्य टारगेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपकी नज़रों के सामने से गुजारना है। तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन और आंसर जो हमारा मेन टारगेट है उसी पे फोकस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। वैसे अगर आपको बाद में कुछ भी देखना हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे आंसर से रिलेटेड फैक्ट भी हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बिना एक्सप्लेनेशन किए हुए आपको सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर हिट करके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी जो बोली निकली है वो है बघेली। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये उस जगह का नाम पूछना चाह रहे हैं जहाँ पे आपकी भाषा संवर्धनी सभा दी गई थी, यानी हमारी भाषा को संवर्धन देने के लिए, मतलब उसको और विकास करने के लिए जो सभा की गई थी वो कहाँ की गई थी, किस जगह की गई थी। तो उस जगह का नाम है अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। अमानक वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो हिंदी भाषा के तहत जो जिन्हें अमान्य घोषित किया गया है, क्योंकि उनकी बनावट की वजह से। जैसे भा है ऑप्शन नंबर बी में, भा ये आज के टाइम का है, लेकिन जब हम इससे पहले बनाते थे, मतलब अब से कुछ टाइम पहले जब हम भा बनाया करते थे, तो उस भा को हम इस तरह से बनाते थे, ऐसे और ऐसे। तो इस भा को हमने जो है अमानक वर्ण कहा है, और हमारे आयोग ने भी इस ऑप्शन बी को ही सही माना है। पहले 2 वर्ड अमानक थे, एक तो ये भा जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है, और एक था झा। झा को भी इसी तरह से बनाया जाता था, ऐसे और ऐसे, ये। तो इसको भी अमानक दे दिया है। फ़िलहाल हमारे ऑप्शंस में यहाँ पे केवल भा का ऑप्शन ही सही है, तो हम इसी को राइट आंसर
सेलेक्ट करेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वी, जो आयोग वालों ने माना है। वैसे नीचे झा और आ का भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आयोग ने जो माना है वो ऑप्शन नंबर बी ही माना है इसमें, तो हम इसी को लगा के चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विसिक, कामारी, सोमेश्वर, अंतक। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो इसमें नहीं पूछा गया है। नहीं का मतलब है जो ऑप्शन गलत है वही सही आंसर है। तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें वो है विशिक, क्योंकि विशिक जो है बाण, जो धनुष बाण होते हैं उनमें जो बाण होते हैं उसका पर्यायवाची है। बाकी हमारे सारे शिव जी के पर्यायवाची हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें तद्भव शब्द को चुनना है और इसका राइट आंसर है जो वो है कोयल, यानी ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है। तो एकत्र का अगर आप सेंस देखें तो ये इकट्ठे करने के सेंस में है, तो एकता भी इकट्ठे का सेंस दे रही है, प्लस संकीर्ण भी, संकीर्ण मतलब किसी चीज़ को समेटना यानी इकट्ठा करना यानी एक बनाना, और अनेकता का मतलब भी एकता से ही होता है। और इसका जो ऑप्शन नंबर बी बचता है विकीर्ण, विकीर्ण का मतलब फैलाना होता है। तो हमारा विलोम पूछा गया है एकत्र का, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी है। तो पुत्र का अनेकार्थी ऑप्शन ए है पुरुष, बी है राधा, ईश्वर और पूत, यानी पुत्र को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं। तो पुत्र को दूसरी भाषा में पूत भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला वाक्य है, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखीं, और दूसरा है लता ने 2 चिट्ठी लिखी। तीसरा है लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता 2 चिट्ठी लिखी। तो डी तो बिल्कुल ही गलत है, और लता ने 2 चिट्ठी लिखी ये भी गलत है, क्योंकि चिट्ठियों का बहुवचन बनेगा। तो चिट्ठियों का बहुवचन चिट्ठियाँ होता है, तो जहाँ चिट्ठियाँ हैं वही सही है। अब क्योंकि 2 है तो लिखी में भी बिंदी लगना ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी वर्तनी के हिसाब से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। इंद्र वज्रा या फिर इंद्र व्रजरा, इसके बाद इंद्र वज्र, इंद्र वज्जा। तो वर्तनी के हिसाब से जो आपका ऑप्शन है इंद्र वज्रा, सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वर्तनी भी सही हो जाएगी। उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हिंदी भाषा में कई वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन जल्दी में हम करते कुछ और हैं, लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन उनका कुछ और होता है। तो अगर आप सही से प्रोनाउंसिएशन करना सीख लेंगे तो वर्तनी में कम से कम मिस्टेक होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ भी आपको वर्तनी की अशुद्धि ही पहचाननी है। दर्शनाभिलाषी की सही वर्तनी बतानी है आपको। तो दर्शन अभिलाषी नहीं होता, दर्शनाभिलाषी होता है। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों वर्तनी की आपको लिख के भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इसमें, तो इसमें हमारी द्वारका की जो सही वर्तनी पूछी है, और द्वारका और द्वारिका सिर्फ हमारे प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो द्वारका की जगह द्वारिका बोलते हैं, यानी रा पे भी छोटी की मात्रा बोलते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसकी सही वर्तनी द्वार का होता है, ना कि द्वारिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। छाया का बहुवचन, यानी छाया का अगर हम बहुवचन बनाएं तो क्या होता है।
छाँव, छाएँ, इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि छाया हमेशा इसी रूप में प्रयोग किया जाता है, चाहे बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाए या एक वचन में। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है? तो कारक जहाँ हमें बोध होता है किसी ज़रिए का, ज़रिए से मतलब, ज़रिए से मेरा मतलब है साधन से। जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल किया है, तो पेंसिल हमारे पास एक साधन के तौर पे इस्तेमाल हुई है। पेंसिल की हेल्प से श्याम लिखता है। तो जहाँ भी किसी चीज़ को साधन बना के उसकी मदद से कोई काम किया जाता है, वहाँ करण कारक होता है। तो इस ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पेंसिल को एक साधन की तरह प्रयोग किया है, इसलिए इसमें करण कारक हो जाएगा। जहाँ साधन का बोध होगा वहाँ करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जाति, जाति का मतलब है एक की तरह और, यानी जहाँ एक जैसे और भी होते हैं। जैसे मनुष्य है, कोई भी हो, राम हो, श्याम हो, रवि हो, कोई भी हो, शंकर हो, हम सबको मनुष्य ही कहेंगे, यानी मनुष्य के जैसे और भी मनुष्य होते हैं। तो यही हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, मनुष्य यानी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें एक और भी दे रखा है, परिवार। परिवार के जैसे होते और भी परिवार है, लेकिन परिवार किसी एक आदमी से नहीं बनता है। परिवार में 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, यानी एक से ज़्यादा ही चाहिए। तो जहाँ एक से ज़्यादा का बोध होता है वहाँ परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा में पहुँच जाती है हमारी। तो इसीलिए जो राइट आंसर है हमारा वो मनुष्य है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि मोहन एक आदमी का नाम है, मोहन के जैसे और मोहन नहीं होंगे। नाम तो सेम हो सकता है, लेकिन एक आदमी के जैसे और आदमी नहीं है, इसलिए मोहन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कृष्ण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाकी मनुष्य जो है राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारा कोई जो है एक अनिश्चयवाचक है, मतलब हमें निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। कोई से ये निश्चित तो नहीं हो रहा कि रवि आ रहा है, मोहन आ रहा है, श्याम आ रहा है, सोहन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो इसलिए जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? यानी संयुक्त सर्वनाम को किसने बताया है कि संयुक्त सर्वनाम भी होते हैं और क्या होते हैं, ये किसने बताएं? तो ये बताएं हमारे डॉक्टर दिमसित्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? मतलब भाषण कैसा होता है? तेज होता है, कड़कड़ाती होता है, ओजस्वी होता है या तेजस्वी होता है? तो दोस्तों जहाँ ओजस्वी भाषण, मतलब इसका जो सही आंसर है वो तो हमारा ओजस्वी हो जाएगा, क्योंकि भाषण हमेशा ओजस्वी होता है। ओजस्वी का मतलब है जो आपको थोड़ा सा आपके अंदर मतलब जोश लाके, ऐसे भाषण सुनने से, जिन बातों को सुनने से हमारे अंदर जोश आता है किसी काम को करने का, उसे कहते हैं ओजस्वी। जबकि तेजस्वी कहते हैं एक तरह से भड़काऊ वाला भाषण। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ओजस्वी, भाषण ओजस्वी होना चाहिए, तेजस्वी नहीं, क्योंकि तेजस्वी होगा तो लोग दंगा कर बैठेंगे जाके। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? यानी जो क्रम को दर्शाता है, क्रम मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर ए वो हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? यानी जहाँ सकर्मक क्रिया होती है, सहकर्मक, तो सहकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? जाहिर सी बात है, जब सहकर्मक है यानी कर्म की सहायक है तो कर्म पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? यानी जो काम अभी चल रहा है, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उस काल को क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, संदिग्ध भूत कहेंगे या सामान्य वर्तमान कहेंगे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अपूर्ण वर्तमान, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? यानी ये जो राम बाजार जा रहा है, इसको हमें संदिग्ध भूतकाल, यानी संदिग्ध का मतलब जहाँ संदेह बना रहे, मतलब ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, जहाँ संदेह भी बना रहे और बात भूतकाल में भी पहुँच जाए, तो इस तरह से हमें इसे करना है। जैसे राम बाजार जाएगा, जाएगा ये तो भविष्य की बात करने लगा, ये तो कभी नहीं होगा। इसके बाद राम बाजार गया था, ये पक्की बता रहा है कि हाँ राम बाजार गया था, इसको कंफर्म है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है शायद राम बाजार जाए। यहाँ शायद मतलब संदेह तो है कि वो जाएगा बाज़ार या नहीं जाएगा, लेकिन भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य में जाने की बात कर रहा है, भविष्य का संदेह है उसे कि जाएगा या नहीं जाएगा, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। और जो लास्ट में बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राम बाज़ार गया होगा, होगा मतलब कंफर्म नहीं है, पता नहीं गया है या नहीं गया होगा, तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो संबंध सूचक अव्यय जहाँ संबंध दर्शाते हो, मतलब ऐसे शब्द जो एक दो वाक्यों में शब्दों में या वाक्यों में संबंध दर्शाते हो। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, तो काम में और धन में दोनों में संबंध दर्शाया गया है, तो यही संबंध सूचक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो लड़ाई में कौन सा प्रत्यय का यूज़ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी आई, क्योंकि लड़ मूल धातु है, लड़ना, लड़, ठीक है, और आई इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निरीही का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, निधन इही, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा बहुत इनमें से कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो ये तो कंफर्म ही है कि द्वंद्व समास है, और लेकिन कौन सा है? वैकल्पिक है, समाहार है, इतरेतर है, कौन सा द्वंद्व है? तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो वैकल्पिक, क्योंकि विकल्प की बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ा भी है बहुत भी है, अब आपको कौन सा चाहिए वो आप बता दो, ठीक है, तो ये हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम यानी पंक्चुएशन मार्क से, विराम चिन्हों से आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें अर्धविराम कौन सा है? तो अर्धविराम का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें ये जो आपको कहावत दे रखी है इसका अर्थ पूछा गया है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मतलब परिश्रम का फल अवश्य मिलता है या जल समाधि ले लेना। दोस्तों लोकोक्ति में एक चीज़ होती है कि जो लोकोक्ति में लिखा होता है उसका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अक्सर अपोजिट ही होता है उसका। तो जहाँ यहाँ इसमें लोकोक्ति में जिन ढूंढा तिन पाइए गहरे पानी, यानी पानी का जिक्र हुआ है, तो नीचे ऑप्शंस में जहाँ जहाँ जल या पानी दे रखा है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपको कभी तुक्का लगाना हो तो ये चीज़ देख के लगाइएगा, ये बता रहा हूँ मैं। अगर लोकोक्ति में पानी दे रखा है तो मतलब नहीं, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि पानी के ऊपर ही इसका कोई अर्थ होगा, मतलब ऑप्शन में जो पानी दे रखा है वो ही इसका आंसर होगा।
जैसे ये दे रखा ऑप्शन बी में जल समाधि ले लेना या फिर पानी में ढूंढना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि लोकोक्ति का अर्थ हमेशा कहावतों का जो अर्थ होता है उसमें रियल मीनिंग और होता है और कहावतों के हिसाब में कुछ और होता है। जैसे कहावत में पानी का जिक्र कर रखा है, लेकिन इसका रियल अर्थ में पानी का मतलब नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इसमें कहीं भी पानी का यूज़ नहीं किया गया है। मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहावत में पानी शब्द आया है तो ज़रूरी नहीं है उसका जो सही अर्थ है उसमें भी पानी ही हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, कुंडलिया छंद किन दो छंदों से योग से बनता है? कुंडलिया तो कुंडल कान में पहने जाते हैं, और जब कुंडल की वजह से कान किसी का फट जाता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर में हमारा जो, मैं बस इस चीज़ को याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। कुंडलिया मतलब कुंडल से जोड़ लीजिए इसको, और जब किसी के कुंडल की वजह से उसके कान फट जाता है या उसके कोई भी चोट लग जाती है कुंडल की वजह से, तो चोट लगने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? DR। तो यानी D फॉर दोहा और R फॉर रोला, यानी कुंडलिया छंद में जो समूह बनेगा वो दोहा और रोला में बनेगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बस याद करने की ट्रिक आपको बताइए मैंने, अच्छी लगे तो यूज़ करना, नहीं लगे तो भूल जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपकी बात आती है पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ फटाफट मैं पढ़ के देखता हूँ और उसके बाद में फिर देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो पैराग्राफ हमारा है, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम में ओतप्रोत हो। ओतप्रोत मतलब व्यस्त हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदली से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह तो अपनी भूमि से प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड यानी अपने घोंसले की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर के त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे, जो हल्की सी भी परीक्षा मिलने पे मतलब परीक्षा पढ़ने पे भाग लेते हैं। तो जान जोखिम में डाल कैसे सकते हैं फिर वो लोग? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये आपका पैराग्राफ है, और पैराग्राफ की लैंग्वेज भी इजी है और आसान भी है समझने में। तो 1-2 बार अगर आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किस में विद्यमान होता है? तो ये सभी प्राणियों में, प्राणी में आपके पशु, पक्षी, मानव सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे सभी मानवों में दे रखा है, अगर हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो पक्षी रह जाएंगे। सभी पक्षियों में सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे तो मतलब मानव रह जाएंगे और पशु रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसमें सही ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें मानव, पशुओं की, पक्षियों की सबकी गिनती हो गई। तो इसका जो बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? वीर सपूतों की कहानियाँ सुनाता है, मातृभूमि का जय घोष करता है, या फिर इसके जो और ऑप्शंस हैं वो हैं परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है या अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जैसा कि आपने पैराग्राफ भी पढ़ा है तो आपको पता लग ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि सच्चा देशभक्त वही है जो अपनी परीक्षाओं में मतलब डरे ना, भागे ना, बल्कि परीक्षा की कसौटी पे खरा उतरे। परीक्षा का मतलब यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम से, रिटन एग्ज़ाम से नहीं है जैसा आप देने जा रहे हैं।
एग्ज़ाम मतलब है यहाँ पे कि ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी, कोई कठिन समय आता है तो उस वक्त उसे उन परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए इसमें परीक्षा का उदाहरण दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले इसको टिक कर दें, ऑप्शन नंबर सी जो राइट ऑप्शन है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33 और 33वां क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है। मतलब क्या है इसका देश प्रेम का। देश के प्रति कोमल भावों का उदय है, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व है, या फिर अनथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना है, या देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 है, आलम्बनत्व धर्म का साधारीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है। मतलब ये जो पंक्ति दे रखी है ये किसने बोली है। तो ये तो आपसे तभी हो पाएगा जब आपको याद होगा, और ये जो पंक्ति है वो रामचंद्र शुक्ल जी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। कविता का अर्थ किस विधा की रचना है। इस कविता का जो अर्थात है, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ से नहीं है। ये 35 क्वेश्चन अलग है, पैराग्राफ वाला नहीं है, तो पैराग्राफ से इसे रिलेट ना करें। ये एक पूरी कविता है, कविता का अर्थात। तो ये किस विधा की रचना है, मतलब ये निबंध है, पत्र है, संस्मरण है, या कोई काव्य है। काव्य मतलब कविता वगैरह है, क्या है क्या ये। तो कविता का अर्थात ये जो है आपका एक आलोचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन तो जीएस वगैरह में बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी भाषा का जी शंकर कुरूप को मिला था। ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे। यानी अपेक्षा जो है इसके संपादक कौन थे। एन सिंह थे, तेज सिंह थे, शिवराज सिंह बेचैन थे, या राजेंद्र यादव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया। यानी नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया। तो इसके जो राइट आंसर है वो है सुधा, राइट आंसर नहीं, ऑप्शंस, सुधा, मर्यादा, या फिर माधुरी या जागरण। तो माधुरी भी, जागरण भी और मर्यादा भी, ये सब की सब रचनाएं जो हैं प्रेमचंद्र की हैं। बस एक जो गलत ऑप्शन है वो है सुधा। और क्योंकि ये पत्रिका प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी है और हमसे पूछा भी यही है कि ऐसी कौन सी पत्रिका है जो प्रेमचंद ने नहीं लिखी है, तो गलत वाला ही हमें ऑप्शन चुनना है। और गलत वाला ऑप्शन जो है वही हमारा सही है, सुधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। जो मिश्र बंधु हैं वो 2-3 लोगों के नाम हैं, कोई एक आदमी का नाम नहीं है। उसमें 3-4 जो कवि हैं, लेखक हैं। तो उनमें से कौन कौन, मतलब यहाँ जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन ऐसा है जो मिश्र बंधुओं के उस ग्रुप में शामिल नहीं है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों ही मिश्र बंधुओं में हैं। चौथा कृष्ण बिहारी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कृष्ण बिहारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
40। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? निर्दर्शना होता है, प्रतिवस्तुपमा होता है, या दृष्टांत होता है, या अर्थांतरन्यास होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्दर्शना। तो ये आपके हिंदी के 40 क्वेश्चंस थे। और आगे जो है मूल विधि, या फिर सीधे सीधे कहें तो जीएस का पोर्शन है, जिसमें आपका मूल विधि भी है, बाकी ज्योग्राफी, साइंस वगैरह वाले सारे ही क्वेश्चंस हैं। तो जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पहले क्वेश्चन से, जीएस के पोर्शन की। तो पहला क्वेश्चन है, डैश तरीके से सार्वजनिक रास्ते पे ड्राइविंग करना अपराध है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पब्लिक रोड होता है, जो सार्वजनिक रास्ता होता है, उस रास्ते पे आप किस तरह की ड्राइविंग नहीं कर सकते। अंधाधुंध नहीं कर सकते, या अंधाधुंध के साथ ही साथ लापरवाही, या फिर अंधाधुंध या लापरवाही, केवल लापरवाही, या केवल अंधाधुंध। मतलब कहने का ये है, जो हमारे बीएनएस में लिखा हुआ है वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा यानी सेक्शन 279 है, उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अंधाधुंध या लापरवाही। मतलब दोनों के बीच में या लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। इसी तरह से उसमें लिखा हुआ है हमारे बीएनएस में धारा 279 में कि कोई भी व्यक्ति अगर अंधाधुंध या लापरवाही से वाहन चलाता है पब्लिक रोड पे, तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा, कौन सी धारा के तहत हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है धारा 5A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कौन सी वर्ष में अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1948। यूएन के द्वारा सार्वभौमिक घोषणा जो थी मानव अधिकारों की, वो 1948 में की गई थी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संदर्भ में पीआईएल क्या है? न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य हैं, संविधान के प्रदान किया गया है, विकासशील अवस्था में, या आम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है, यानी एक तरीका है जहां आप अपनी बात सरकार तक, सीधे न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो आप न्यायालय की मदद बहुत ही कम समय में ले सकते हैं, क्योंकि केसेस तो ऐसे होते हैं, अगर जनरली केसेस हों तो बहुत टाइम तक चलते हैं। इतने टाइम तक अगर आपको लगता है कि आप इस अत्याचार के तहत अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर आपको लगता है कि आप कठिनाइयों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो शॉर्ट टर्म मतलब कम समय में न्याय पाने का ये तरीका है पीआईएल। और कभी कभी पीआईएल की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभार सीधे पूछ लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में दिया गया है? जो हमारा आपराधिक कदाचार है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कौन सी धारा में इसको
बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, धारा 13 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति डैश से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। मतलब यहाँ सरकार भी चाहती है कि ड्राइवर जो बंदा है दारू पी के गाड़ी चलाए। ये है सरकार की स्थिति। यहाँ वो लिमिट तय कर रहे हैं। अरे सीधे सीधे उनको कहना चाहिए कि जिसने भी शराब पी के गाड़ी ड्राइव करी उसे सज़ा होनी चाहिए। इसमें लिमिट तय करने वाली कौन सी बात है। मतलब सरकार भी परमिशन दे रही है कि हाँ बेटा तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो पियो। भाई ड्राइविंग करते टाइम लिमिट बिल्कुल भी गलत है। खैर चलिए, क्वेश्चन जब आया है तो इसे तो सॉल्व करना ही है। तो मैं आपको इसकी लिमिट बता देता हूँ। इनका कहने मतलब इस जो हमारे ये कानून है बना हुआ, इसके अकॉर्डिंग 100 मिलीलीटर ब्लड में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा शराब अगर पाई गई तो आपको दंड मिलेगा। मतलब 30 मिलीग्राम तक की छूट है पर 100 ml ब्लड में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, वह भारतीय कानून है, यानी डैश में आपको कानून का नाम लिखना है। वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है। नीचे आपको कानून दे रखे हैं। भारतीय दंड संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है। भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरसीपी, और अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन एक्ट, और चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी जिसे शॉर्ट में हम रासू का कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो यही हमारा सही आंसर है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी हरकत करता है जो देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए या फिर विदेशों से जो संबंध है भारत के, उन संबंधों को अगर कोई ख़राब करता है तो उसे रासू का यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट 1980 के तहत दंडित किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष कौन सी वर्ष में दिया गया था? 2016 में, 15 में, 13 में, 14 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2013 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? यानी शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एन.ए. पालकीवाला ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे कौन से केस में सही ठहराया गया था? कुछ जो आपके लिमिटेड केस होते हैं जो बहुत ही मतलब मील का पत्थर साबित होते हैं, जिन केसों के मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिज़ल्ट रहता है, जो भी लास्ट रहता है, उसमें जो भी आखिरी फ़ैसला रहता है सुप्रीम कोर्ट का, तो कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि उनमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले दिए वो फ़ैसले एकदम मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो ऐसी केस की यहाँ पे एक बात की जा रही है आपसे, जिसमें जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार भी शामिल है। मतलब न्यूनतम वेतन और जबरन मजदूरी ना कराने का जो फ़ैसला दिया गया था, कौन से केस में दिया गया था?
आर के पांडा बनाम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कामगार बनाम बिनी लिमिटेड्स है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ है, या MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य है। तो इसका जो ऑप्शन है राइट वो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से उसमें है? तो इसके लिए जो हमारा अनुच्छेद 50 है वो हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के वितरण की बात करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? यानी भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आपको याद ही होगा, आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चुन के, नामित करके, मनोनीत करके कितने सदस्यों को राज्यसभा में बुला सकते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो इसके नाम से ही आपको पता लग सकता है, परिसीमन। परिसीमन मतलब किसी भी चीज़ की सीमा तय करना। तो भारत का जो परिसीमन आयोग है ये इसी काम के लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के, राष्ट्रपति के, वित्त आयोग के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। तो इनके जो वेतन भत्ते हैं वो संसद तय करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आकस्मिकता निधि जो है वो हमारी 267 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची के विषय पूछ रहा है, कितने विषय हैं? तो हमारी 3 लिस्टों के बारे में आपको जानकारी होगी, जो एक राज्य सूची है, संघ सूची है और एक समवर्ती सूची है, जिस पे राज्य और केंद्र दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं। तो उस समवर्ती सूची में फ़िलहाल कितने विषय हैं? तो क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है तो इसलिए इसमें 47 विषय की बात की गई है, लेकिन अभी करंट में इनकी संख्या 52 हो गई है, 52। तो अगर आज ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको 52 विषय बताने हैं, जबकि जिस समय का ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, उस वक्त 47 विषय हुआ करते थे। तो इसको अपने हिसाब से आप देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आज आपको 52 विषय बताने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल में उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना चाहिए। सदन के पीठासीन अधिकारी, सदन के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता। तो दल बदल है या नहीं है, इसका जो फैसला है वो सदन के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर करता है।
तो इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1973वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं जोड़ी गई थी, 5वीं, तीसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो जैसा कि आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और इसमें हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा था? यानी सहकारी समिति का जो अधिकार जुड़ा है वो कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है? तो इसके लिए हमने 97वां संविधान संशोधन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन, पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? आहार नली यानी हमारा जो फूड पाइप की बात की है, इसमें ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे अपचित भोजन और पानी को, कुछ लवणों को अवशोषित करता है? तो ये काम जो है हमारे वो बड़ी आंत करती है, वो भी आहार नली का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे आहार नली की बात कर रहा है। क्योंकि छोटी वाली जो हमारी आंत होती है वो डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए होती है, और डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अगर उस भोजन में जो भी वेस्ट मटेरियल्स रह जाते हैं वो बड़ी आंत में जाते हैं, और 2-4 जो उसमें और काम की चीज़ें रह जाती हैं वो बड़ी आंत एब्जॉर्व कर लेती है, और उसके बाद जो कुछ भी वेस्ट बचता है वो सारा रेक्टम के थ्रू बाहर चला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपैनसोमिया के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौन से रोग को ट्रिपैनसोमिया के नाम से जानते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। सती प्रथा का निवारण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था? यानी ये जो अधिनियम था सती प्रथा, ये अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 1988 में सती प्रथा निवारण अधिनियम बना था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोही को किसने यह धारण करते हुए बंदी बनाया था? उनके पास विशेष शक्तियाँ हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। तो इसका जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो अल्लारी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिपन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा 26। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हर कोई जानता है कि विभाजन जो हमारा हुआ था वो 1907 में हुआ था, और इस वक्त जो हमारे लॉर्ड कर्जन जी थे जिनकी वजह से ये विभाजन हुआ था, उनके बारे में भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, कागज उद्योग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो वस्त्र उद्योग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था? जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन भी कहते थे। इसमें दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। वही पूछ रहे हैं किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, यानी जिसमें हमने दूध का उत्पादन बढ़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। प्रति बूंद अधिक फसल
पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? यहाँ पर आपके योजनाओं से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। तो बूंद मतलब पानी, पानी का मतलब सिंचाई से। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी देखें तो इसका सही आंसर लगा सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भाई जहाँ बूंद की बात हुई है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद में अधिक फसल। तो बूंद कब होती है फसल में? जब सिंचाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है मायाराम समिति, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कौन से वर्ष में या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है? मतलब यहाँ पे एज पूछी गई है। जो हम साक्षरता दर निकालते हैं, उस साक्षरता दर को निकालने के लिए हम किस वर्ग के लोगों की गिनती करते हैं, यानी वो लोग जो होते हैं वो कितने बड़े होने चाहिए, कितनी उनकी उम्र होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7, यानी 7 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के जो लोग होते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं हम साक्षरता दर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है 32। रियल एस्टेट यानी स्थावर संपदा, स्थावर मतलब जो एक जगह रहती है, जो जगह जगह नहीं जाती, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ये। तो इसके संबंधित एक रेरा एक्ट है, RERA। वो कौन सी वर्ष में पारित किया गया था? रेरा एक्ट। आपने फेरा सुना होगा, फेमा सुना होगा, लेकिन रेरा नहीं सुना होगा। ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 2016 में रेरा एक्ट आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश जिस दिन हमारा बना था, यानी 24 जनवरी 1950 को बना था, तभी हमें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उससे पहले तो प्रांत ही थे। क्वेश्चन नंबर 34 है। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर किस रूप में बदल दिया गया था? यानी इसका फिर नाम 2015 के बाद क्या पड़ गया था? जो उत्तर प्रदेश तकनीकी विद्यालय था, विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या हुआ था 2015 के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था 2015 के बाद। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? तो इसके ऑप्शंस है श्रीलंका, मेडागास्कर, और बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं आपके वो ऊपर पहुंच गए हैं। नेपाल या मालदीव। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किस देश के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो इसमें भारत और डेनमार्क का सहयोग से शुरू की गई थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है 37। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है, यानी आपका अधिकार ना होते हुए भी अगर आप दूसरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ करते हैं ऑनलाइन के मामले से या कैसे भी, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम हैकिंग बोलते हैं, यानी दूसरे का कंप्यूटर हैक कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? तो मैसेंजर की मालिक, जो हमारा मैसेंजर आता है फेसबुक मैसेंजर वगैरह, इसके मालिक कौन हैं? अब तो फ़िलहाल मेटा हो गई है, लेकिन जिस वक्त का ये क्वेश्चन है उस वक्त फेसबुक के अंडर में काम करता था मैसेंजर। अब तो फ़िलहाल इन सब की मेटा हो गई है कंपनी। तो अभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मेटा का ऑप्शन ज़रूर होगा उसमें, और अगर मेटा का ऑप्शन ना हो तो फेसबुक ही लगाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन, सर्च इंजन, जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है या और कोई ब्राउज़र जिसको बोलते हैं, उसकी बात कर रही है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन का एक उदाहरण है, यानी इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो कहाँ जाते हैं आप? गूगल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, मोज़िला है, फायरफॉक्स है। तो फ़िलहाल हम ज़्यादातर जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो गूगल का ही यूज़ करते हैं, जो हमारा एक सर्च इंजन है। इंटरनेट यूज़ करना या फिर सर्च करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 40 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है या किस मंत्रालय में आता है? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन यानी मार्केटिंग, विपणन कहते हैं मार्केटिंग को। तो ये हमारे कौन से मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के तहत काम करता है। तो ये था हमारा GS का आज का 40 क्वेश्चंस का, और हिंदी के 40 क्वेश्चंस, यानी 80 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इसमें, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों से आपको कुछ अंदाज़ा लगा होगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, कहाँ आपको ज़्यादा काम करना है। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपकी जो कामयाबी है शायद उसमें 0.1 और 2% में कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में फिर अगला सेट GS और हिंदी के दोनों क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।